कहाँ से हो? बहुत कॉमन सवाल होता है। तो मेरा जवाब होता है अफ्रीका से। बोले लगते तो नहीं हो। मैं लगते तो तुम भी नहीं हो मियाँ, क्योंकि हकीकत ये है हम सब अफ्रीकन हैं। और ये जो कहानी है, जैसे कि कई सारी कहानियाँ हम पढ़ते हैं बचपन में, भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, देवी देवताओं की कहानियाँ पढ़ते हैं और एक अलग लोक में खोए रहते हैं। विज्ञान की जो कहानी है वो उस एक काल्पनिक मायावी लोक से उतारकर जमीन पर लाने की कहानी है। और जब हम एम्ब्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू एम्ब्रेस रियलिटी। और साइंस इज अ स्टोरी ऑफ डिस्कवरिंग दिस रियलिटी। और बहुत मुश्किल ये साइंस की जर्नी है। मैं जब छोटा स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एक दोस्त हुआ करता था, वो क्लास में टॉपर था और दिन भर खोया खोया रहता था। और एक मेरे दूसरे दोस्त ने बताया कि पागल हो गया है। मैंने क्यों पागल क्यों हो गया है? ये तारे देखता रहता है, शाम को छत पे जाके तारे देखता है। मुझे मौका ही लगा पागल हो गया हो, तो मैंने भी छत पे जाके तारे देखने की कोशिश की। तो उस ज़माने में स्काई काफ़ी अच्छा होता था और आपको किसी शहर से भी ठीक ठाक तारे दिख जाते थे, मतलब 100-200 तारे कि दिल्ली शहर के अंदर से भी आप सप्तऋषि को देख सकते थे। एक वो ज़माना था, कृतिका भी दिख जाता था। लेकिन उस ज़माने में छोटे से शहर में कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो मैंने एक दूरबीन बनाने की कोशिश की। कहीं से एक लेंस मिल गया, मैग्नीफाइंग ग्लास मिल गया। अब पढ़ा है किसी मैगजीन में कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उत्तल, जिसको उत्तल शीशा बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और एक और कॉन्वेक्स लेंस लेके इसकी फोकल लेंथ कम हो, दोनों को अलाइन करोगे तो दूरबीन बन जाएगी। कोशिश की, नहीं बनी। बात आई गई हो गई। अब मैं अपने पढ़ाई में आगे चलता गया। मैंने विज्ञान में ग्रेजुएशन किया, साइंस में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मन किया कि नहीं, ये पेंटिंग पढ़ना है, तो पेंटिंग पढ़ने की शुरुआत कर दी। पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया मैंने बड़ौदा से। फिर पेंटिंग में ग्रेजुएशन खत्म करके जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था कि नहीं अब थिएटर करना है, तो थिएटर करना शुरू कर दिया। और थिएटर करते करते एक दिन मेरी मुलाकात हो गई देश के एक मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल से। उन्होंने पूछा अमिताभ क्या करते हो? कि मैंने कहा मैं थिएटर करता हूँ। बोले और क्या करते हो? मैंने कहा मेरी साइंस का भी बैकग्राउंड है। तो बोले क्या हम विज्ञान पर कुछ नाटक बना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मतलब लोगों में जो, जब आपको याद होगा कि जब 85-86 में ग्रहण पड़ते थे, 1985-86 की बात करो, उस दौर में तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग घरों के अंदर छुप जाते थे, पूजा पाठ करते थे। मुझे याद है बचपन में बुआ ने मेरे खुद अपने मुझे एक्लिप्स पानी के रिफ्लेक्शन में दिखाया, और जो बहुत ही धार्मिक महिला थी। बोले ऐसे देख सकते हैं उसको, हालांकि बाद में पता चला तरीका वो गलत है, उससे हमारी आंखों को हार्म हो सकता है पानी के रिफ्लेक्शन में एक्लिप्स को देखना। तो जो जर्नी शुरू हुई उसमें चलते चलते मतलब मैंने विज्ञान के बारे में जाना, जो विज्ञान की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। अगर जैसे अभी काफ़ी बार एआई की चर्चा, इस ऑलमोस्ट सभी ने एआई का जिक्र किया, तो इस फैशन में मैं भी एआई का जिक्र कर देता हूँ। आज से 1 साल पहले किसी को भी एआई का आभास नहीं था, आम इंसान को। सिर्फ एक्सपर्ट्स लोग बात किया करते एआई की। आज से 15-20-25 साल पहले न्यूरल नेटवर्किंग, एआई पे बात होनी शुरू हुई थी। और इस साल का नोबेल प्राइज भी एआई की रिसर्च में फिजिक्स का मिला है। न्यूरल नेटवर्किंग को कैसे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग को कैसे बेहतर बनाया जाए। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग में कंप्यूटर में आप हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिमुलेशन करते हैं, उसका एक आभासी मतलब उसकी रियलिटी बनाते हैं, और वो वर्क करता है हमारे रियल न्यूरॉन्स की तरह से। न्यूरॉन जैसे लर्न करते हैं, सीखते आगे बढ़ते हैं। तो एआई से लेके मैं पहले जाना चाहूँगा आई तक। आई से मतलब माँ होता है। अब आप 10 साल पीछे चले जाएंगे तो हमारा मोबाइल जो है ना, वो सबके पास नहीं था, और जो इंटरनेट भी है सिर्फ लिमिटेड एक एलीट क्लास के पास ही इंटरनेट की पहुँच थी। 100 साल पीछे चले जाएंगे तो कंप्यूटर का किसी ने नाम नहीं सुना है। पीसी जैसी कोई चीज़ हो सकती है, हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। 1000 साल पीछे चले जाएंगे तो एक आदमी की एवरेज एज जो एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं वो 30 से भी कम थी, 25 के अंडर में थी। मॉडर्न मेडिसिन का पता है आपको, नॉर्मल पैंडेमिक होती थी, लाखों लोग मारे जाते थे। 1911 से 1920 के बीच में जो फ्लू पैंडेमिक आया था, स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक, उसमें हिंदुस्तान में ही लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये जो अभी कोरोना की जो अभी गुजरा है, इसमें हमने कोरोना चलते चलते उसका वैक्सीन बना लिया, लोगों को लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। तो ये एक सवाल उठता है कि किसने हमको ये ताकत दी, ये कैपेबिलिटी दी? बता सकता है किस चीज ने हमको कैपेबिलिटी दी कि जिसमें पहले एक पैंडेमिक आया, करोड़ों लोग दुनिया में मारे गए। दुनिया में मरे गए लोगों की संख्या मेरे ख्याल से
50-60 करोड़ से ज़्यादा थी पूरी दुनिया में मारे गए लोगों की संख्या। वो क्या चीज़ है जिसने हमको एक काबिलियत दी कि हम चलते कोरोना में एक वैक्सीन बना लें, लोगों की ज़िंदगी बचा पाएँ? कौन बताएगा? या जो मॉडर्न मेडिसिन, जो साइंटिफिक मेडिसिन है, ये साइंस से देता है। तो साइंस आखिर है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और साइंस किस खेत की मूली है, किस काम की चीज़ है? आज जब हम साइंस की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी आती है। साइंस की बात करते हैं हमारे दिमाग में नया मोबाइल आता है, फास्ट कार हमारे दिमाग की गई, कार और फास्ट हो गई, और ज़्यादा चमकीली हो गई, और ज़्यादा स्लीक हो गई। हमारे दिमाग में स्पेसशिप आता है, हमारे दिमाग में आपका जो भी सब कुछ देख रहा है। आप कल्पना करिए कि जो मॉडर्न साइंस है ये कब से शुरू हुई, कोई बता सकता है? मॉडर्न साइंस की शुरुआत कब होती है? ये दौर है, बहुत ही क्लियर लाइन है कि इसके पहले जो है प्रोटो साइंस है, उसके बाद मॉडर्न साइंस इसको बात करते हैं। वो दौर है गैलीलियो गैलीली का, जिन्होंने पहली बार दूरबीन बना के आसमान को जब देखा तो बहुत सारे हमारे भरम और मिथक टूटने शुरू हो गए। चांद जिसमें किसी को बुढ़िया नजर आती है, बुढ़िया का चेहरा नजर आता है, किसी को अपनी प्रेमिका का चेहरा नजर आता है, किसी को उसमें खरगोश नजर आता है। जब दूरबीन से देखा तो उस पर गोल गोल कटोरे नुमा गड्ढे दिखाई दिए, पहाड़ दिखाई दिए, घाटियां दिखाई दी, और पहाड़ों की छायाएं घाटियों में गिरती हुई दिखाई दी। और इस एक तस्वीर ने, जो दूरबीन ने हमारे लिए पॉसिबल कर दी, क्योंकि इसके पहले चंद्रमा का ये चेहरा किसी को पता नहीं था। कितने लोगों ने दावे किए कि चंद्रलोक में जाते हैं, सूर्यलोक में जाते हैं, इस लोक में जाते हैं, चंद्रमा के क्रेटर्स की रिपोर्टिंग किसी ने नहीं की थी। ये गैलीलियो की दूरबीन से पॉसिबल हुआ, और उससे पता लगा कि चंद्रमा भी धरती जैसी एक जगह है जहां हम जा सकते हैं। उन्हीं के एक समकालीन वैज्ञानिक हैं कि आपने केपलर, उन्होंने वो अपनी दूरबीन को और इम्प्रूव किया, और उस इम्प्रूवमेंट से उनको पता चला कि चंद्रमा पर जो काले काले मैदान दिखते हैं, जिसको गैलीलियो ने समझा कि पानी की झीलें और समंदर हैं, उन काले काले धब्बों के अंदर भी क्रेटर हैं, और दूरबीन के इम्प्रूव किया तो चंद्रमा पे बहता हुआ लिक्विड वाटर, उसकी झीलें नहीं हैं। तो ये एक जर्नी की शुरुआत होती है जिसमें एक ज्ञानी व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ ज्ञान हासिल करता है, दूसरा उस ज्ञान को आगे और इंप्रूव करता है, जो गलत है उसको रिजेक्ट करता है। इसके पहले टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है। अगर हम जर्नी को, जब मैं अभी ले गया था 1000 साल, हम 10,000 साल पीछे जाएं तो पता चलता है कि एग्रीकल्चर की अभी शुरुआत हुई है, खेती का आविष्कार हुआ है। कुछ हिंदुस्तान में हुआ, कुछ अफगानिस्तान के कुछ इलाका वहाँ हुआ, सीरिया इराक जो जिसको फर्टाइल क्रिसेंट बनते हैं वहाँ हुआ, लेकिन अभी शहर नहीं बने थे। क्योंकि शहर बनने के लिए आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन होना चाहिए। आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है तो ट्रेड भी नहीं होगा। ट्रेड था पहले से, लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइज ट्रेड नहीं होगा। तो शहर साम्राज्य की जड़ है, उसकी नींव में है गांव में खेती की शुरुआत, जो आज से सिर्फ 12,000 साल पहले हुई है। हमने उसके पहले हमारे पास एक ही पालतू जानवर था, हमारा कुत्ता। उसके बाद हमने बैलों को, मतलब उनको डोमेस्टिकेट किया, गाय बैलों को डोमेस्टिकेट किया, भैंस को डोमेस्टिकेट किया, घोड़े को डोमेस्टिकेट किया। घोड़े ने हमारी रफ्तार बढ़ा दी। और थोड़ा पीछे जाएं, 1 लाख साल पीछे जाएं, पूरी धरती इंसानों से विहीन थी। सिर्फ अफ्रीका में इंसान रहते थे, और उनके पास पत्थर के, लकड़ी के और हड्डी के टूल्स होते थे। और अगर हम 10 लाख साल पीछे चले जाएं तो हमने अभी अभी औजार बनाना सीखा है, पत्थर के औजार। और उसी में एक्सीडेंटली हमने फायर मेकिंग सीख लिया, जिसने हमारी जिंदगी को और बेहतर बना दिया कि जो खाना हमारे पास हासिल नहीं था। क्योंकि उस जमाने को अगर मान लो एलियन धरती पर आता और अफ्रीका के सवानाज में एक स्पीशीज को देखता कि जो अभी आज के मॉडर्न मैन से थोड़ी अलग है, लेकिन सीधे खड़े होकर चलते हैं, लकड़ी और पत्थर के औजार हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन क्या वो कल्पना कर सकते थे कि ये जो जानवर, जो बाकी जानवरों से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, कल चांद पे पहुंच जाएगा? शायद कतई नहीं। तो अब हम कम बैक टू आवर टाइम, देयर वाज वन जंक्शन, वहां से सारी चीजें होती है। हमारे पास आग थी, हमारे पास पहिए का आविष्कार कर लिया था, हमारे पास मतलब हम खेती करना सीख लिए थे। लेकिन लगभग आज से 400 साल पहले जो ज्ञान को हासिल करने के तरीके में जो बदलाव आया, वो था चीज को देख कर, जांच के, परख के मानो। किसी की बातों पे यकीन मत करो, चाहे कितने बड़े ज्ञानी ने कही हो, चाहे किसी भी किताब में लिखी हो, चाहे वो बाइबल में हो, चाहे वो कुरान में हो, चाहे गीता में, चाहे वेद में। उसको परख के जानो, तब उसको मानो। और जो गलत है उसको छोड़ दो, क्योंकि गलत से चिपके रहना हमारे लिए सबसे घातक है। हमें जो पीछे पाड़ के रखता है, इवोल्यूशन से रोकता है, जो हमारे अंधविश्वास, हमारी कुरीतियां
और हमें अपने आप को बदलने से डरना, और विज्ञान हमको रोज रोज बदलना सिखाता है। तो वो जो दूरबीन से हमने चांद को पहली बार देखा, उससे मंगल को देखा, उससे बृहस्पति को देखा, उससे शनि को देखा, तो पता चला कि उसके बाद कि सूर्य ग्रह नहीं है बल्कि हमारा अपना तारा है जो हमको जिंदगी देता है। चंद्रमा हमारा उपग्रह है जो हमारे चारों घूमता है, जहां शायद हमारी कल पहली बस्ती बस जाएगी आने वाले 50 सालों में। मंगल भी धरती जैसा ही ग्रह है जिसकी आबो हवा को शायद हम बदल के धरती जैसा ग्रह बना पाए। शनि के पास एक चांद है जिसके पास बहुत सारा पेट्रोलियम है, लेकिन जब तक वह पहुंचेंगे तब तक शायद पेट्रोलियम की जरूरत ना पड़े और शायद नहीं पड़े, क्योंकि ये जो विज्ञान ने हमको जो एक ताकत दी, इसका हमने उपयोग कम किया, दुरुपयोग ज्यादा किया। इसका हमने उपयोग किया अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बिना सोचे कि कल इसका क्या परिणाम होगा। विज्ञान ने जो हमको ताकत दी, कितनी रफ्तार से दुनिया को बदल सकते हैं। हमने कुल्हाड़ी बनाई, कुल्हाड़ी का आविष्कार किया तो हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। हमको रफ्तार घोड़ों ने दी, उसके बाद हमने लोहे का घोड़ा बनाया, इलेक्ट्रिक इंजन, उसने हमको और तेज रफ्तार दी। लेकिन उस रफ्तार का क्या फायदा, ये कहीं पहुंचने में 5 मिनट बचाने के लिए आप धरती को जला रहे हैं। जैसे कि मैडम बता रही थी, धरती जल रही है, हम उसकी ओर देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपनी ओर देख रहे हैं। ये दृष्टि हमें विज्ञान ने दी। आज से डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत देने के पहले दुनिया भर में सभी सभ्यताओं में सभी खुद अपने आप को बेहतर मानते, दूसरों को नीच मानते थे। ये डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत कि सारे दुनिया के मनुष्यों की एक जड़ है, और अफ्रीका में आज से 2 लाख साल पहले एक औरत रहती जिसकी हम सारी संतानें, इस जेनेटिक्स ने प्रूव कर दिया बियॉन्ड एनी डाउट। तो दुनिया के जब सारे इंसान जब अफ्रीका से चले, लगभग 90,000 साल 80,000 साल से 60,000 साल के बीच में अफ्रीका से पहला माइग्रेशन होता है। वो आबादी मुश्किल से 10,000 की आबादी भी नहीं थी, और उसने सारी दुनिया को आज आबाद किया। ये जेनेटिक्स से पूरा प्रूव हो चुका है। ये जो समझ है कि सारे दुनिया के इंसान एक इंसानी जो दीवार पर छिपकली रेंग रही है, ये भी आपकी मौसेरी या चचेरी बहन है। एक जो कॉकरोच घूम रहा है आपके बाथरूम में या आपके किचन में, चप्पल से आप मार देते हो, वो भी आपका बहुत दूर का भाई है। हम बैक्टीरिया, ये यीस्ट जो होता है जिससे हम दही जमता है, जैसे हम बेकरी में यूज होता है, उससे जेनेटिक सिमिलरिटीज हमारी मोर देन 65% है। अफ्रीका में रहने वाले जो चिंपैंजीज हैं वो हमारे उनसे जेनेटिक सिमिलरिटी ऑलमोस्ट 99% है। तो ये जो विज्ञान ने जो हमको नई दृष्टि दी, दिक्कत क्या है कि विज्ञान से दी गई जो सुविधाओं का हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञान ने जो हमको टेक्नोलॉजी दी है, इसने हमारी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल दिया है। हमको जो कल कल्पना करते देवताओं के पास जो ताकत है, वो आज लगभग सारी हमारे पास आ गई है। हम पलक झपकते ही आज सुबह बैठे शाम को न्यूयॉर्क में हो सकते हैं। हफ्ते भर के अंदर हम चांद पे जा सकते हैं। 7, 8, 9 महीने में हम मंगल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन इस ताकत जो हमको मिली है धरती का, हम एक बटन दबा के पूरी धरती पे जीवन का विनाश कर सकते हैं। लेकिन यही विज्ञान हमको ताकत देता है कि अभी आप चर्चा में सुन लोगे एस्ट्रॉयड आ रही है, टकरा सकती है, उससे बचा भी सकते हैं अपने आप को। तो ये जो विज्ञान का जो पर्सपेक्टिव है, जिसकी मैं बात करना चाहता हूं अंत में, विज्ञान हमको दुनिया को देखने का एक नजरिया देता है कि सभी इंसान बराबर है, सारी चीजें प्राकृतिक है, कुछ भी दैवी नहीं है। ग्रह यहां से वहां इसलिए नहीं आते कि देवता वहां पहुंचा रहा है उनको, कल आपके बीबी से झगड़ा हो जाए, पड़ोसी से लठ बच जाए। वो गुरुत्वाकर्षण के सिंपल नियम जो सभी कोई जान सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, जो न्यूटन ने ढूंढे थे, आइंस्टाइन ने उनको बेहतर बनाया, उसकी व्याख्या कर सकता है बिना किसी त्रुटि के। ये जो हमको विज्ञान ने जो पर्सपेक्टिव दिया, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर्सपेक्टिव ने हमको डेमोक्रेसी दी। डेमोक्रेसी का मतलब ये एक्सपेरिमेंट एंड चेंज। हमको सेक्युलरिज्म दिया, जिसका मतलब है कि दुनिया दुनियावी नियमों से चलेगी तो हमारा समाज भी दुनियावी नियमों से चलेगा, किताबी नियमों से नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी रंग की किताब हो। और तीसरा है कि सभी बराबर हैं, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ये विज्ञान के असली मैसेज है। अगर हमको इनको नहीं एम्ब्रेस किया, हमने अपनी चीजों को, लालच को कंट्रोल नहीं किया, ग्रीड इसको नहीं कंट्रोल किया। गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति में सारे इंसानों के लिए पर्याप्त मौजूद है, जरूरत के लिए, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच के लिए कभी उसका पूरा नहीं कर सकती है। देयर एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। सो वी हैव टू कंट्रोल दिस ग्रीड, एम्ब्रेस दिस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड इवॉल्व इनटू ट्रू होमो सेपियंस,
जो हमारी स्पीशीज का नाम है। हमने अपने आप को बोला कि हम इंसान है, उसके पहले होमो इरेक्टस था, उसके पहले होमो हैबिलस था, उसके पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। सीरीज ऑफ पूरी 80 लाख साल में करीब 15-20 स्पीशीज आके चली गई। कुछ 2 मिलियन रही, कोई आधा मिलियन ये रही। हमको धरती पर आए होमो सेपियंस से 3 लाख साल हुए हैं, और आखिरी 400 सालों में, स्पेशली लास्ट 100 ईयर में, हमने धरती को नर्क बना दिया है। ये हम ही है इसको जो स्वर्ग बनाएंगे, कोई हमारे बचाने आने वाला नहीं है। ये पूरे हिस्ट्री हमको यही लेसन देता है। थैंक यू वेरी मच। इवॉल्व इनटू ट्रू होमो सेपियंस। सेपियंस मीन्स अकल वाला आदमी। थैंक यू वेरी मच।